130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेकर संसद में ऑपोजिशन पार्टीज ने, ऑपोजिशन लीडर्स ने कोहराम मचा दिया। उन्होंने प्रोटेस्ट किए, उन्होंने बिल फाड़कर गृह मंत्री के मुंह पर फेंक दिया, लोकसभा स्पीकर के मुंह पर फेंक दिया। जब गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को प्रेजेंट कर रहे थे लोकसभा में, तब उन्होंने प्रोटेस्ट किए और बेफिजूल के उन्होंने नारे लगाए जिसका कोई तर्क नहीं बनता है। इस बिल में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर कोई भी इस बिल से, इसके प्रावधानों से अछूता नहीं है। कोई भी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इवन प्राइम मिनिस्टर अगर किसी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस में उन्हें डिटेन किया जाता है जिसकी वैधता 5 साल से ज्यादा है, जिसकी सजा 5 साल से ज्यादा है, और अगर वो 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं तो 31वें दिन उन्हें अपने आप उनका रिजिग्नेशन मान लिया जाएगा। 31वें दिन वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर नहीं होंगे अगर वो 30 दिन के अंदर रिजाइन नहीं करते अपनी पोजीशन से। और अगर उनके खिलाफ जो ऑफेंसेस, जो भी चार्जेस लगाए गए हैं वो गलत साबित होते हैं तो वो वापस से अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ले सकते हैं। उसका भी प्रावधान है इसी बिल के अंदर कि अगर जो चार्जेस आपके खिलाफ लगे हुए हैं वो गलत साबित होते हैं तो आप वापस से अपनी पद को ग्रहण कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पर यहां पर दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि ये बिल चीफ मिनिस्टर पर भी लागू होता है, मिनिस्टर्स पर भी लागू होता है, देश के प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। पर इनको देश के प्रधानमंत्री पर लागू होता है, इस बात की खुशी नहीं है कि जो भारत का सबसे बड़ा जो पावरफुल पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर की, उस पर भी ये कानून लागू होता है। प्राइम मिनिस्टर भी इस कानून से, इस बिल से, जब ये लॉ बनेगा उससे अछूता नहीं है, बल्कि इन्हें इस बात से दिक्कत है कि चीफ मिनिस्टर्स पर और मिनिस्टर्स पर भी ये लागू हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पार्टीज, जो लीडर्स इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हीं पार्टीज के लीडर्स, उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल चार्जेस में, केसेस में इन्वॉल्व है। अब मैं आपको ऑफिशियल फिगर्स दे देता हूं जो इन्होंने अपने एफिडेविट में केसेस डाल रखे हैं। तो जो कांग्रेस के इस वक्त तीन स्टेट्स में इनकी गवर्नमेंट है, बाकी में कोलिशन में है, तो मैं सिर्फ उन 3 स्टेट्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आते हैं तेलंगाना के रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी जी के ऊपर 89 केसेस दर्ज हैं और उन्होंने ये अपने एफिडेविट में दिखाया हुआ है। जो उन्होंने इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, एफिडेविट में उन्होंने 89 केसेस तो दिखा रखे हैं, उन्होंने पब्लिक कर रखे हैं 89 केसेस। इसके बाद आते हैं कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, उनके खिलाफ 13 केसेस हैं और उन्होंने एफिडेविट में डाल रखा है। इसके बाद आते हैं आपके हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनके खिलाफ 4 केसेस हैं और ये सारे ऑफिशियल फिगर से एफिडेविट में इन्होंने अपने केसेस डाल रखे हैं। इसी तरीके से डीएमके के जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन, उनके खिलाफ 47 केसेस हैं, 47 केसेस, और ये सारे एफिडेविट में मेंशन कर रखे हैं इन्होंने। ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, तृणमूल कांग्रेस की हेड, उनके खिलाफ वैसे तो उन्होंने किसी भी केस का मेंशन नहीं किया है, जिक्र नहीं किया अपने एफिडेविट्स में, उन्होंने किसी भी तरीके का खुलासा नहीं किया है, पर एलिजिडली उनके खिलाफ भी 5 केसेस हैं। खैर, अगर मैं और लीडर्स की बात करूं तो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ भी 19 केसेस हैं, जो कि इस वक्त आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि ये सारी पार्टीज जो भी इसमें हैं, इन सभी के खिलाफ, इन सभी के चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ बहुत से क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, इसलिए इतना आक्रोश दिख रहा है आपको इनके लीडर्स का और इनके चीफ मिनिस्टर्स का, इनकी पार्टी हेड्स का। बिल फाड़कर अमित शाह के मुंह पर फेंक दिया
ये सारा विरोध आपको सिर्फ इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इन सभी पार्टीज के लीडर्स को, इनके नेताओं को, इनके सांसदों को, इनके मिनिस्टर्स को, सबको पता है कितने करप्ट हैं ये, और इनकी पार्टी में कितने करप्ट लीडर्स भरे हुए हैं जो कि इस वक्त कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सारे ऑफिस बेयरर्स हैं। और अगर ये लॉ इंप्लीमेंट होता है तो सबसे पहले यही इस कानून के घेरे में आएंगे। इन पार्टीज में करप्शन इस तरह से विराजमान है जैसे कांग्रेस में गांधी परिवार का वर्चस्व। तो मेरा मानना है कि ये लॉ भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि भारत में ऐसे लीडर्स, ऐसे मिनिस्टर्स, ऐसे चीफ मिनिस्टर्स, इवन इन फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस उनके ऊपर लगे हों और वो स्टिल उस पोजीशन पर बैठे हैं और कंट्री चला रहे हैं, स्टेट्स चला रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज चला रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता ये। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां ये है कि ये लॉ इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सबके कहीं ना कहीं समाज में एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है, हमारे अंदर वो भरोसा नहीं रहा है किसी भी नेता के प्रति, किसी भी मिनिस्टर, किसी भी चीफ मिनिस्टर के प्रति। इवन कुछ लोगों में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी डिस्ट्रस्ट है कि इतने सीरियस चार्जेस के अगेंस्ट जिनके भी खिलाफ लगे हुए हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को हेड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा है कि अगर कोई सरकारी अफसर 50 घंटे के लिए भी अगर कस्टडी में होता है, उसे हिरासत में लिया जाता है तो उसकी नौकरी चली जाती है। पर जब यहीं पर नेताओं की बात आती है, मंत्रियों की, चीफ मिनिस्टर्स की, प्राइम मिनिस्टर्स की, तो इनके लिए रूल्स अलग हो जाते हैं। तो बेसिकली ये लॉ सबको एक ही पेडिस्टल पर लाके खड़ा कर देता है। तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और वैसे ही इंप्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। कोई मिनिस्टर नहीं, कोई आम आदमी नहीं, कानून के आगे सब बराबर। अब आप समझिए इस कानून की इतनी ज्यादा जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हम सब ने अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट देखा हुआ है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिमोटली अपनी गवर्नमेंट को चला रहे थे। आपको सबको पता है, लेकर स्कैम, मोहल्ला क्लिनिक और कितनी सारी चीजों में ये इन्वॉल्व थे, कितने सारे क्रिमिनल केसेस थे इनके खिलाफ। ईडी और कई सारी एजेंसीज ने इनके शीश महल पर भी रेड की, और जिस तरीके से इन्होंने करप्शन में इनकी पूरी पार्टी और इनके मिनिस्टर्स, इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, इनके लीडर्स इन्वॉल्व थे, उसके बाद भी ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को छोड़ नहीं रहे थे, बल्कि जेल में रहते हुए भी ये सरकार चला रहे थे। तो वहां पर इस तरीके का कानून लाना बेहद जरूरी हो जाता है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतने सारे चार्जेस होने के बावजूद वो दिल्ली के सीएम रह सकते थे क्योंकि इस तरीके का कानून उस वक्त तक नहीं आया था। और इसीलिए इस बिल का कानून बनना जरूरी है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसे लीडर्स आने वाले समय में किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, तो उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया जा सके, उन्हें उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से निकाला जा सके, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं है। तो इसलिए ये आज भी अपनी गद्दी पर बैठ सकते हैं, अपने सोने के सिंहासन पर बैठ सकते हैं, शीश महल से हुक्म चला सकते हैं दिल्ली की जनता पर, और किसी भी तरीके के स्कैम्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो सत्ता है, वो पावर है। जब सत्ता जाएगी तो ये पावर भी अपने आप चली जाएगी। इस बिल को ड्रैकोनियन बिल का नाम दिया है प्रियंका गांधी जी ने कि इस बिल से अब बीजेपी दूसरे पार्टी के लीडर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर्स को अरेस्ट कराएगी, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये लोकतंत्र को मारता है। लोकतंत्र को बचाने के लिए ही ये बिल लाया गया है, लोकतंत्र सुरक्षित रहे और लोकतंत्र सही ढंग से काम करे, इसलिए इस बिल का आना बेहद जरूरी है। 5 साल के लिए एक चीफ मिनिस्टर बैठता है और उसके पहले उसको हटाया नहीं जा सकता, और इस 5 साल में वो कितने सारे क्राइम्स कर सकता है और कितने सारे क्रिमिनल चार्जेस उसके खिलाफ हो सकते हैं। वो जेल जा सकता है, पर वो जेल में रहते हुए भी उस सरकार को चला सकता है। इस तरीके के लोकतंत्र में हम फिलहाल अभी तक जी रहे थे। इस लोकतंत्र को
बदलने की जरूरत है। इस लोकतंत्र में कई सारे नए प्रावधान लाने की जरूरत है जिससे ये लोकतंत्र बेहतर हो सके, और इसी बेहतरी के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया है। कोई भी नहीं चाहता कि उनको, उनके ऊपर बैठा हुआ जो नेता है, जो मुख्यमंत्री है, जो उनके लिए, उनके बिहाफ पर डिसीजंस ले रहा है, उनके बेहतरी के डिसीजंस ले रहा है, वो एक क्रिमिनल हो, सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस में वो हिरासत में जेल में बंधा हुआ। कोई भी नहीं चाहता है। प्रियंका गांधी का ऐसा बयान आना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के जो 3 चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ दर्जनों में केसेस दर्ज हैं। ब्लैक बिल, ब्लैक डे फॉर द डेमोक्रेसी, ऐसा कहा है एमके स्टालिन ने, क्योंकि उनके खिलाफ 47 केसेस दर्ज हैं, तो उनका भी ये कहना लाजमी बनता है। इसी तरीके से जब ये बिल प्रेजेंट कर रहे थे भारत के गृह मंत्री अमित शाह संसद में, तब वेणुगोपाल खड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि आप भी तो हिरासत में थे जब गुजरात में आपको हिरासत में लिया गया था, तो उस वक्त आपके खिलाफ भी सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे। तो वहां पर भारत के गृह मंत्री ने इसको क्लैरिफाई करते हुए कहा कि जिस वक्त उनके खिलाफ ये चार्जेस लगे थे उसी वक्त उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था अपने पोजीशन से, और जब तक वो चार्जेस क्लियर नहीं हुए तब तक उन्होंने संवैधानिक पद वापस से ग्रहण नहीं किया। इसी तरीके से आप पब्लिक में ट्रस्ट पैदा करते हैं कि अगर मेरे ऊपर, मेरे दामन पर कोई दाग लगा है तो मैं सरकार में नहीं बैठूंगा, और मैं संवैधानिक पद की इज्जत करते हुए, उसका आदर करते हुए उसको त्याग दूंगा। ये दिखाता है कि आप किस तरीके से अपनी जनता को देखते हैं, और क्या प्रेसिडेंट सेट करते हैं आने वाले फ्यूचर लीडर्स के लिए। कांग्रेस जैसी पार्टी सत्ता में बैठना तो चाहती है, चीफ मिनिस्टर्स बनाना चाहती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स बनाना चाहती हैं, बट अकाउंटेबल नहीं रहना चाहती भारत के कानून के प्रति, भारत के संविधान के प्रति। संविधान का दोहन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा उनका कहना है। रूलिंग पार्टी भारत के संविधान को टुकड़ों में बांट रही है और उसको पूरी तरह से बदलना चाहती है बाबा साहेब अंबेडकर के उस संविधान को। पर असली संविधान का दोहन कांग्रेस से ज्यादा और किसी ने नहीं किया है, और वो भारत के कानून के सामने अकाउंटेबल भी नहीं होना चाहते हैं। कितनी ही बार कानून का उल्लंघन करके इन्हीं के लीडर्स टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर निकल जाते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं, और फिर भी ये पोजीशंस में बैठे रहते हैं, ये सरकार चलाते रहते हैं। इसलिए ये समय है कि अब इस बिल का लाना, इस लॉ का इंप्लीमेंट होना, भारत में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए, भारत के संविधान को सबसे ऊपर रखने के लिए, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए, भारत के कानून को सबसे ऊपर रखने के लिए इस बिल का लॉ में बदलना बेहद जरूरी है। एंड दिस लॉ should be strictly enforced upon every single minister, chief minister, even prime minister, irrespective of the party they belong to. कोई भेद नहीं होना चाहिए। और प्रियंका गांधी जिस तरह से ये बयान दे रही हैं कि एक ड्रैकोनियन बिल आया है, मैं आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर्स आपकी पार्टी के हैं, 3 स्टेट्स में हैं, आपके पास भी पावर्स हैं, आप भी अथॉरिटीज का यूज कर सकते हैं, और आप भी बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, कई सारी राज्यों में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं, आप उनके खिलाफ केसेस फाइल कर सकते हैं, आप पीआईएल दायर कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं। और एंड इवन अगर आपके चीफ मिनिस्टर या आपके मंत्री इस लॉ के तहत डिटेन किए जाते हैं, 30 दिन से ज्यादा उनको रखा जाता है जेल के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वापस से कभी शपथ ग्रहण नहीं कर सकते इस संविधान की और उस पद पर बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं होने वाला कभी भी, वो दोबारा उस पद पर बैठ सकते हैं जैसे ही उनके चार्जेस क्लियर होते हैं। और चार्जेस क्लियर करने का एक लीगल प्रोसीजर है भारत में, आप उस लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप ये सारे जो भी चार्जेस लगे हुए हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं उन मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ, वो उन सब के खिलाफ बच सकते हैं, निकल सकते हैं, और वो उसके बाद अपने पद को वापस से ग्रहण कर सकते हैं।
पर अगर आपको इस पूरे प्रोसेस को बाईपास करना है, आप चाहते हैं कि आपके मिनिस्टर्स के ऊपर, आपके मंत्रियों के ऊपर, आपके मुख्यमंत्री के ऊपर, आपके चुने हुए प्यादों के ऊपर जिन पर आपको भरोसा है, उनके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई कानूनी एक्शन ना हो, अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि भारत की जनता भी जवाब मांगती है। ये जनता जवाब मांगती है और उन लीडर्स की जवाबदेही बनती है जनता के प्रति, क्योंकि जनता का वोट जनता का वोट ही जो तय करता है कि कौन सा लीडर उस गद्दी पर बैठेगा। तो जनता के प्रति जवाबदेही भी बनती है, और जनता की आज के समय सबसे बड़ी मांग यही है कि उनके ऊपर कोई अपराधी, कोई क्रिमिनल उनके ऊपर रूल ना करे, कोई संवैधानिक पद पर उसके पास कोई पावर्स ना हो, और उन पावर्स का वो गलत इस्तेमाल ना कर सके किसी भी तरीके से, क्योंकि जब आप संवैधानिक पद पर बैठते हैं तो आपके पास पावर्स भी होती हैं। अब वो चाहे एम.के. स्टालिन हो, या ममता बनर्जी हो, रेवंत रेड्डी हो, सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, सिद्धरामैया हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी चीफ मिनिस्टर्स भारत में हैं, 28 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, सबके खिलाफ, जिनके खिलाफ भी सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, उनको डिटेन किया जाएगा, और उनके खिलाफ ये प्रक्रिया फॉलो करते हुए चार्जेस लगाए जाएंगे, जिनके भी खिलाफ जरूरी है, और उनको डिटेन किया जाएगा। और उसके बाद ये पूरी पूरी प्रोसेस फॉलो होगी, लीगल प्रोसेस, जिसके थ्रू आप भी जाएंगे और दूसरी पार्टी के नेता भी जाएंगे। तो आपको इस तरीके से डरने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस के ही सारे लीडर्स को टारगेट किया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है, और केस कोई भी फाइल कर सकता है। तो जनता में ये विष घोलना कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान पूरी तरह से बदलने पर तुली हुई है रूलिंग पार्टी, मुझे लगता है इसको बंद करना चाहिए। अब समय आ चुका है कि लोग असली चेहरे को समझें, और जो पार्टीज लोगों के प्रति, भारत के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही नहीं रखती हैं, उनके खिलाफ लोग उतरें और उनसे जवाब मांगें, क्योंकि हमारे लिए बेहद जरूरी बन जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर जो लीडर्स बैठे उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस ना हो और क्रिमिनल केसेस ना हो। ये बिल कांग्रेस के लिए, डीएमके के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए, सिर्फ इन पार्टीज के लिए लागू नहीं होने वाला है। बीजेपी के लीडर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने शपथ ग्रहण की हुई है, मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन सबके ऊपर भी यही लॉ लागू होगा, और उनको भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, लीगल प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा, और वो भी ट्रायल फेस करेंगे अगर उनके ऊपर किसी भी तरीके के क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए जाते हैं, केसेस होते हैं, उनको भी डिटेन किया जाएगा, उनके ऊपर भी वही सेक्शंस और धाराएं लगाई जाएंगी जो इन पर लगेंगी। लॉ सबके लिए बराबर है, राइट? तो मुझे लगता है जिस तरह से इसका प्रचार किया जा रहा है इस वक्त, एक और तानाशाही फरमान, तो मुझे लगता है हमें इसको समझने की जरूरत है कि भारत के लोकतंत्र को साफ रखने के लिए, इस तरह की किसी भी तरीके के अपराधी को उस पद से दूर रखने के लिए ये बिल बेहद जरूरी है। और जब ये लॉ की तरह इंप्लीमेंट होगा तो कहीं ना कहीं उन मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को एक डर होगा कि अगर हम इस तरीके के क्रिमिनल केसेस में अगर पाए जाते हैं तो हमारा पद, हमारी कुर्सी चली जाएगी, और जब तक वो क्लियर नहीं होती, जब तक वो केसेस क्लियर नहीं होते, तब तक हम उस पोजीशन पर वापस बैठ नहीं पाएंगे। तो ये बिल, ये लॉ भारत के लिए बेहद जरूरी है, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए, भारत के आम जनमानस के लिए, सबके लिए जरूरी है। ये एक ऐसा रिवोल्यूशनरी लॉ बनेगा जो कि 1947 के बाद, आजादी के बाद लोकतंत्र को एक नई मजबूती देगा, दोबारा से भारत के नेताओं पर एक विश्वास जगाएगा। तो मुझे लगता है इस बिल का पारित होना बेहद जरूरी है, इसका लॉ बनना बेहद जरूरी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बिल को हर एक भारतीय सपोर्ट करेगा, हर एक भारतीय जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करता है, जो भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, भारत के लीडर्स में नैतिकता हो, जवाबदेही हो, उसके फेवर में है, और साथ ही ये मानता है कि ये बिल किसी पार्टी, किसी लीडर के लिए नहीं है, बल्कि
भारत के उन पावर्स के लिए है, जिन उन पावर्स के लिए है जो लोग इन पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इस बिल का पारित होना बेहद जरूरी है भारत के लोकतंत्र के लिए, हमारे और आपके लिए। तो इस बिल के खिलाफ कितने भी लीडर्स आए, कितनी भी पार्टीज आए, कितने भी प्रोटेस्ट हों, कितनी भी कोहराम मचे इस देश में, इसका लॉ बनना बेहद जरूरी है और इसका एनफोर्समेंट बेहद जरूरी है। जो मुझे लगता है कि भारत की जो रूलिंग पार्टी है वो करवाएगी और इस बिल को पास कराएगी। जय हिंद, जय भारत।